अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम 50-50 में आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक मेडिकल के शोबा से है। उनसे उनकी ज़िंदगी के हवाला से कुछ खट्टी और कुछ मीठी बातें तो करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अवाम अपनी सेहत को शदीद गर्म मौसम में कैसे महफूज रख सकती है, इस पर भी इनसे बात होगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आज की मेहमान शख्सियत जनाब डॉक्टर अरफान अहमद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरफान अहमद शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आपने हमारे चैनल के साथ साथ हमारे नाज़रीन के लिए अपना ख़ुसूसी वक्त निकाला। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सुल्तान भाई। मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। आप सबसे पहले तो ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि आप कहाँ पर पैदा हुए और आपने इब्तदाई तालीम कहाँ पर हासिल की? मेरी जो पैदाइश है वो डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर प्रोविंस सिंध की है। मैंने जो प्राइमरीली जो मेरी एजुकेशन है वो भी मैंने वहाँ शिकारपुर से ही हासिल की, और उसके बाद जो मैंने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन जो दिया वो भी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर से ही दिया, और एफएसी भी मेरी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर से ही है, क्योंकि मेरा आबाई शहर डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर जो प्रोविंस सिंध में है। ये एफएसी तक आप अपने इलाका में जो आपका जहाँ से आपकी पैदाइश हुई, तो मेडिकल की तालीम आपने कहाँ से शुरू की? मेडिकल की तालीम एफएसी के बाद में आई स्टूड इन A1 ग्रेड इन एफएसी एग्जामिनेशन। उसके बाद वहाँ पे एक तरीक़ेकार होता था, ये 2000 की बात है, कि एनटीएस की एंट्री टेस्ट थी फॉर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। तो एफएसी के बाद मैंने एंट्री टेस्ट मैंने अपीयर हुआ, और वहाँ पे मैंने माशाल्लाह आई स्टूड 11th नंबर। मैं 11वें नंबर पे था अपनी डिस्ट्रिक्ट में, जबकि 2000 में जो सीटें थी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर की वो 36 थी, बट आई स्टूड 11th नंबर फ्रॉम माय डिस्ट्रिक्ट। और मेरी जो सिलेक्शन हुई वो चांडका मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लाड़काना से हुई। तो मैंने अपनी 5 साल जो MBBS की डिग्री थी वो चांडका मेडिकल कॉलेज से हासिल की, और उसके बाद 1 साल का हाउस जॉब मैंने फिर कराची से किया है। बचपन में खुसूसन स्कूल कॉलेज की लाइफ में बहुत से यादगार वाक़यात होते हैं, इनमें से कोई एक ख़ास वाक़या जो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? बचपन की जो लाइफ है वो फुल ऑफ लाफ्टर होती है, फुल ऑफ एंजॉयमेंट होती है। तो वो बचपन की लाइफ कोई भी इंसान जिस लेवल पे भी पहुंच जाए वो कभी भी नहीं भूलता। मेरे जो बचपन के दोस्त हैं मुझे अभी भी याद आते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वी आर इंटरकनेक्टेड, तो वो जो कम्युनिकेशन गैप था वो सोशल मीडिया ने पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। तो इस हवाले से मैं अपने दोस्तों के साथ जो मेरे जिनके साथ मेरा बचपन गुजरा है वो मैं उनके साथ ऑलवेज इंटरलिंक्ड होता हूँ। तो बचपन के तो कई वाक़यात हैं जो बंदा सारी ज़िंदगी याद रखता है, क्योंकि बचपन की जो लाइफ है वो बड़ी इंजॉयफुल और फुल ऑफ लाफ्टर होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मेडिकल की डिग्री हासिल करने के बाद सबसे पहली जॉब जो थी वो आपने कहाँ पर किस इलाका में की? मैंने जो हाउस जॉब अपना किया था वो एक 1 ईयर का था, वो मैंने किया था कराची से। कराची के बाद ये बात है 2006 की, और मैंने 2007 में अपना हाउस जॉब कंप्लीट किया। तो जैसे मेरा हाउस जॉब कंप्लीट हुआ तो मैंने वहाँ पे ही पोस्टिंग 2007 में मेरी जो पोस्टिंग थी वो कराची में हुई एज ए मेडिकल ऑफिसर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसके साथ ये बताइए डॉक्टर साहब कि फिर आपका पंजाब में कैसा आना हुआ? यहाँ पर आपकी अजीज़ रिश्तेदारी थी या मेडिकल फील्ड में मुलाजमत इख्तियार करने के लिए यहाँ पर आए थे? मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं 1 साल कराची में रहा हूँ, वहाँ पे जॉब की, क्योंकि वहाँ पे उन दिनों में कराची का जो एटमॉस्फेयर था वो वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था। तो इस वजह से मेरे कुछ जो दोस्त थे जो मेरे सीनियर डॉक्टर थे वो पहले ही यहाँ पंजाब में डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद और
खुसूसन तहसील जड़ावाला में काम कर रहे थे, तो उनसे मैं इंटरलिंक्ड होता था। जब मैंने उनको बताया कि यार यहाँ पे जो है वर्किंग इन्वायरमेंट बेटर नहीं है, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि यार आप इस तरह करें कि आप यहाँ फैसलाबाद आ जाएं, यहाँ पे वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, लोग बड़े प्यार करने वाले हैं। तो मैंने फिर वहाँ पे अप्लाई किया यहाँ डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में। उन दिनों में वो डॉक्टर की जो सिलेक्शन थी वो बेसिक हेल्थ यूनिट पे करते थे, और PRSP पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम 2008 में अपने उरूज पे था। हमारे जो DSM थे, डिस्ट्रिक्ट जो सपोर्टिंग मैनेजर थे, वो नसीम सादिक साहब थे, जो बहुत मशहूर, बाद में DCB फैसलाबाद भी लगे और सेक्रेटरी लेवल तक गए। तो मैंने एक अपनी CV भेजी, तो उन्होंने मुझे कॉल की, मैं इंटरव्यू में पास हो गया और मैं अपने मेरिट पे जो है मुझे वो मेडिकल ऑफिसर का ऑर्डर मिला PRSP की तरफ से। और मेरी जो पहली जो थी पोस्टिंग वो बेसिक हेल्थ यूनिट 146 GB में थी। तो वो बेसिकली ये एक रूरल एरिया था। तो मैं यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि पहले मेरा रूरल एरिया में काम करने का और रहने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आपने कहा कि आपका एक्सपीरियंस नहीं था, तो डॉक्टर साहब जब आप पंजाब में तशरीफ़ लाए, जब आपकी यहाँ पर पहली पोस्टिंग हुई, तो उस वक्त ज़ाहिर बात आपका रहन सहन, ज़बान मुख्तलिफ थी, तो आपका टोटल कल्चर मुख्तलिफ था, तो आपको मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा होगा। तो इस हवाले से यहाँ पर कोई अहम वाक़या जो आपके साथ पेश आया हो, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जब मैं वहाँ से सिंध से आ रहा था इंटरव्यू के लिए, तो मैं बड़ा खौफज़दा था। आई वॉज स्केयर्ड कि माहौल पता नहीं किस तरह का होगा, और रूरल एरिया में पोस्टिंग होनी है, क्योंकि PRSP अपॉइंट ही पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम रूरल एरिया में करते थे। तो इस हवाले से मेरा बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। कि जब मेरी पोस्टिंग 146 GB में हुई और मैं जब पहले दिन इंटर हुआ, तो गेट पे जिस बंदे ने मुझे रिसीव किया वो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था। तो उन्होंने मुझे वेलकम किया और ही स्टार्टेड स्पीकिंग विथ मी इन सिंधी। वो सिंधी में बोलना शुरू हो गया। तो आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि हाउ ही इज स्पीकिंग इन सिंधी। तो मैंने उसे मैंने कहा कि जी आप सिंध से यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करने आए। तो वो मुस्कराया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं यहाँ लोकल हूँ और इसी गाँव का हूँ, और आई नो टू स्पीकिंग इन सिंधी बिकॉज ऑफ दैट कि मैं 30 साल सिंध में पुलिस में ड्यूटी करके आया हूँ। तो मैंने तो बड़ी अपनाहियत फील की, सेम लैंग्वेज और इतनी सपोर्टिव। तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा यूनिक सा है, मुझे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, किसी चीज़ की तकलीफ़ मुझे नहीं आई, क्योंकि वो उस कल्चर में रह के आया था। उस बंदे ने मेरी बड़ी सपोर्ट की, और इवन मुझे ही टीच मी टू स्पीक इन इंग्लिश इन पंजाबी इवन, कि आप पंजाबी में मतलब उसने मुझे सिखाई, और मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अगले दिन जब मैं गाँव में बैठा, अपनी ड्यूटी में बैठा, तो जब लोग आते थे, पेशेंट आते थे, तो मेरे लिए अगेन सरप्राइजिंग न्यूज़ थी कि इतने प्यार करने वाले लोग, इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, इतनी रेस्पेक्ट देने वाले लोग, जो मैं पहले कभी ये फील नहीं कर रहा था। तो आई वॉज फ्री, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। और उसका सबूत ये है कि आज 2008 और 2022 13-14 साल हो गए, और मेरी यहाँ पे स्टे करने का शायद बल्कि यकीनी वो पहला दिन था जितना मुझे उस गांव वालों लोगों ने प्यार दिया, इज्जत दी, मोहब्बत दी। और जब मेरा आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस बढ़ता गया, जो लोग मिलते थे तो यकीन माने उनका प्यार, मोहब्बत मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि मुझे यहाँ पर घर जैसा माहौल मिला। अच्छा, जिस दिन आपको पहले दिन आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग की, तो आपको जो आपका यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने आपको सिंधी में वेलकम किया, तो आपको शौक़ नहीं लगा कि मैं तो सिंध से पंजाब की तहसील जड़ावाला के नवाई गांव में मैंने ज्वाइनिंग करनी है, तो इसने तो यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मुझे सिंधी में वेलकम कर रहा है, तो वो आपको शौक़ नहीं लगा इस चीज़ पे?
इसमें मैं आपको बात बताऊं कि मुझे शौक से ज़्यादा खुशी हुई और अपनाहियत वाला माहौल मुझे फील हुआ, जिस बारे में मैं पहले स्केर्ड था, खौफजदा था कि कल्चर चेंज होगा, लोग पता नहीं कैसे होंगे। और रूरल एरिया का जो था वो मकाम था, क्योंकि मैं आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस टू लिविंग इन रूरल एरिया और वर्क इन रूरल एरिया। जब वो बंदा मुझे मिला तो मुझे तो मेरी खुशी का वो मेजरमेंट नहीं कर सकता था। तो अगले दिन जब मैं अपनी सीट पे बैठा, ड्यूटी पे बैठा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी रेस्पेक्ट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग बिफोर। तो यही वो पहला ही दिन था। वो दूसरा दिन था, लोगों ने जितना प्यार मोहब्बत दी मुझे 2008 और 2022, ये एक टर्निंग पॉइंट था। मैं यहाँ का ही रह गया हूँ। सिर्फ ये वजह थी कि यहाँ पे जो लोग थे वो इतनी प्यार मोहब्बत देने वाले, रेस्पेक्ट देने वाले थे। तो मैं शौक से ज़्यादा मैं हैप्पी था, खुश था मैं। आपकी जो मेडिकल आपका शोबा है, तो इस शोबा में आपकी खिदमात किस जगह पे सर अंजाम दे रहे हैं आप? मैंने जो अपना यहाँ पे करियर स्टार्ट किया तो बेसिक हेल्थ यूनिट से मैंने 2008 में शुरू किया, क्योंकि मैं PRSP के तहत आया था सिंध से यहाँ पे। उसके बाद मैं BHU 146 पे रहा हूँ, BHU चारचक तहसील जड़ावाला का ही बता रहा हूँ, वहाँ पे रहा हूँ, 648 में रहा हूँ। और जब मैंने लोगों का प्यार मोहब्बत इज़्ज़त देखी कि इतनी रेस्पेक्टिंग है विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ पंजाबी और सिंधी, तो मैंने ये अपने साथ एक प्रॉमिस कर लिया कि मैंने दिन रात यहाँ पे गरीब आवाम की अपनी नेक नियति से, सिंसियरिटी से इनकी खिदमत करनी है। और उसका सबूत ये है कि आज तक उसी मिशन को मैं चलाते आ रहा हूँ, उसको कंटिन्यू किया हुआ है। उसके बाद क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, मेरी फिर उसके बाद पोस्टिंग कसूर हुई, मगर मैं कसूर भी करता रहा, मैंने जड़ावाला को नहीं छोड़ा। और मेरी जो रिहाइश थी वो जड़ावाला थी, अल्दो आई वॉकड इन DHQ ननकाना, आई वॉकड इन डिस्ट्रिक्ट कसूर। तो मैंने 2016 तक वहाँ पे किया। उसके बाद मेरी जो पोस्टिंग हुई, जो असल मेरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट थी, वो थी तहसील हेडक्वार्टर जड़ावाला। आई वर्कड इन THQ फ्रॉम 2016 to 17, और जो ये एक साल था वो मेरी लाइफ का टर्निंग था। यहाँ पे मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं यहाँ पे जो दुखी अवाम है, जो दुखी मरीज़ हैं, जो गरीब अवाम है, उनकी दिलो जान से, सिंसियरिटी से उनकी खिदमत करूँ। और अल्लाह ताला ने मुझे उसमें रिवार्ड दिया है। और मेरी यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक मकाम बनाया है, वो भी इसकी बदौलत ही है जो मैंने सिंसियरिटी के साथ कोशिश की है। मेरी एक अदना कोशिश थी कि मैं गरीब लोगों की मदद करूँगा, गरीब लोगों का इलाज करूँगा और सिंसियरिटी से करूँगा। आपने जो गरीब लोगों के इलाज की बात की, उनकी खिदमत की बात की, तो इस हवाले से आपने सरकारी जॉब के साथ साथ अपना प्राइवेट सेटअप बनाया है? मैं 2008 में मैं यहाँ आया हूँ, और 2010 में मैंने पंजाब जनरल हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। वहाँ पे जो मेरे सपोर्टिंग जो किरदार है, जो मैं हमेशा कहता होता हूँ, और आई विल नॉट फॉरगेट द नेम ऑफ दैट पर्सन, जो ओनर ऑफ पंजाब हॉस्पिटल थे, डॉक्टर मोहम्मद अरशद जमील साहब, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। और खुशकिस्मती ये थी कि he is also Sheikh by caste and I am also Sheikh by caste। तो मेरी ये खुशकिस्मती थी कि हम एक ही कम्युनिटी के थे, ठीक है। तो मैंने वहाँ उनका हॉस्पिटल ज्वाइन किया एज अ सेकंड टाइम, पार्ट टाइम जॉब। तो वहाँ पे जब मैंने सिस्टम देखा कि इतना बड़ा सिस्टम है और बिल्कुल ही रीज़नेबल फीस ले रहे हैं और हर किस्म की सहूलत दे रहे हैं, तो मेरा इत्मीनान और इंक्रीज़ हुआ कि यार यहाँ पे मतलब हर किस्म की सर्जरी हो रही है, एक्सीडेंट जो रोड एक्सीडेंट केसेस हैं वो फ्री हैं। फिर हमने बायोलेटरल लाइगेशन जो BTL ग्रीन स्टार के साथ हमारा MOU साइन हुआ, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे थे। तो मैंने जब देखा तो मेरा इत्मीनान और इंक्रीज़ हुआ। और फिर मैंने पंजाब हॉस्पिटल में अरशद जमील के साथ, क्योंकि वो ओनर थे, बिल्डिंग के मालिक थे, लोकल थे यहाँ के, उनकी यहाँ पे रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, PR बहुत अच्छी थी। फिर हमने बाय लीव्स एंड बाउंड दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत की और गरीब आवाम की हमने खिदमत की। इस बात में मुझे बिल्कुल आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ दैट कि हमने प्राइवेट लोगों की
फैसिलिटेट किया, क्योंकि हमारे पास देखें जो ज़्यादातर जो डाइवर्शन होता था वो गरीब अवाम जो देहातों से आ रही है, नॉन अफोर्डिंग, और हमने बिल्कुल ही कम पैकेज में उनको हर सहूलत देने की भरपूर कोशिश की। उसमें ये है कि हमने हमारा जो वार्ड था वो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन था, हमारी जो रूम्स थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे, उनकी कोई भी फीस नहीं लेते थे। हमने एक पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया, उसमें ऑल दीज थिंग्स जो भी इलाज मुआवजा होता था उसी पैकेज में हमने करना शुरू किया, और अल्लाह ताला ने हमें ये जज्बा दिया कि लोगों की हम खिदमत करें। गरीब अवाम जो नॉन अफोर्डिंग है, जो भारी भारी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो उनको हमने बिल्कुल ही रीज़नेबल अमाउंट में पैकेज दे के उनकी हमने खिदमत की। आपके पास आप कितने सेटअप चला रहे हैं प्राइवेट अपने ज़ेर सरफराज? अभी काम कर रहा हूँ एज अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट पंजाब जनरल हॉस्पिटल और एज अ CEO दारुल शिफा हॉस्पिटल। हमने ये जो दारुल शिफा हॉस्पिटल है ये 2014 में हमने इस्टेब्लिश की, वो भी हम दोनों की कोशिश काविशों का नतीजा था, क्योंकि जो एक पार्ट पे पंजाब हॉस्पिटल है, दूसरी जो एरिया थी वो बिल्कुल ही वेकेंट थी। वहाँ पे हमने फील किया कि गरीब आवाम की कोई दाद रसी नहीं हो रही, वहाँ पे जो हॉस्पिटल है उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, गरीब आवाम वहाँ पर भी सफ़र कर रही है। फिर हमने ये प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारा जो इनिशिएटिव था पंजाब हॉस्पिटल का वो हमारा कामयाब हो गया, लोगों की इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गई, हमारी क्लाइंटेज बढ़ गई, लोगों ने हमें एडमायर करना शुरू किया, हमें दुआएं देना शुरू की। तो हमने फील किया कि शहर की दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल वेकेंट है और हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम तो इतना बड़ा सेटअप है, वो 30 बेड का हॉस्पिटल है माशाल्लाह, उसकी जो है 3 कैनाल पे बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो 3 कैनाल है। तो हमारे लिए तो यही बड़ी बात थी कि हम इसको अच्छे तरीके से चलाएं। मगर क्योंकि हमने लोगों के दुख दर्द देख के, लोगों के निसार पे, लोगों के कहने पे हमने फिर एक और ब्रांच बनाई, वो भी पंजाब हॉस्पिटल की एक सब ब्रांच है, वो शहर के बिल्कुल ही मतलब जो दाखिली रास्ता है जनावाला का वहाँ पे बनाई, क्योंकि हम फील कर रहे थे कि वहाँ पे लोगों को ज़रूरत है। और सेम प्रोसीजर, सेम पैकेजेस, सेम फैसिलिटी हम वहाँ पे भी ले आए। तो वहाँ पे भी हमारी क्लाइंटेज ओवरनाइट इतनी हमें रिस्पांस मिला लोगों का, तो हमने वो वहाँ पे भी ये काम शुरू किया, और वहाँ पे भी हमने बिल्कुल मिनिमम पैकेज रखा, और वहाँ पे भी जो रोड एक्सीडेंट है वो फ्री है। वहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये यार ये बिलोंग्स टू वेरी पुअर क्लास ऑफ फैमिली, तो हमारी कोई फिक्स फीस नहीं है, हम एक छोटा पैकेज उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पेशेंट हंसते हंसते एग्री हो जाते हैं, और हम उनकी इस सेंस में खिदमत करते हैं और कोशिश करते हैं उनकी भरपूर खिदमत करने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से अल्लाह ताला हम पे राज़ी हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये आपने जो सेटअप के नाम लिए पंजाब हॉस्पिटल और दारुल शिफा हॉस्पिटल, तो इन सेटअप पे आवाम को आप क्या सहूलियत दे रहे हैं, और इसमें आवाम जो है उसको आप किस हद तक रिलीफ दे रहे हैं? हमारे यहाँ हर किस्म का जो माइनर ऑपरेट, मेजर ऑपरेट होता है, हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी मौजूद है, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट पे, फीस पे। हमारे यहाँ जो भी मेजर माइनर ऑपरेशन हो रहे हैं उनका पैकेज भी बिल्कुल रीज़नेबल अमाउंट है। हमारे यहाँ दोनों हॉस्पिटलों में कोई रोड एक्सीडेंट हो वो हमारे पास फ्री है। तो हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलियात दें कम से कम पैकेज में। दोनों हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन है, दोनों हॉस्पिटल में जो रूम्स हैं उनकी कोई चार्जेस नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा अगर हो सके तो हम गरीब आवाम को, जो पिसी हुई आवाम है, जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है, वो हम उनको डील करें। और हमारे यहाँ दोनों हॉस्पिटलों में 24/7 है, मीन्स हमारी कोई छुट्टी नहीं, वो इंजॉयज नो लीव। हम ईद वाले दिन पे भी मौजूद होते हैं टू डील एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी रिगार्डिंग सर्जरी और सम व्हाट एल्स। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आवाम की जो पेशेंट आ रहे हैं उनको हम फैसिलिटेट कर सकें। देयरफॉर वी कैन नॉट एंजॉय एनी लीव throughout the year, even on Eid holidays we are present in our hospitals। और हमारी 24/7 है, मीन्स अगर कोई रात को भी इमरजेंसी आ जाए 2 बजे 3 बजे तो हम फौरी जस्ट एक कॉल पे हम अवेलेबल होते हैं वहाँ पे टू सर्व दैट ह्यूमैनिटी। इसके साथ साथ हम मौसम गर्मा में शिद्दत आने से लोगों को मसाइल जो पैदा हो रहे हैं, अक्सर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होती है आवाम हमारी, तो इनके मसाइल पर भी बात कर ली जाए।
सबसे पहले तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो टेम्परेचर है इंसानी जिस्म पर कितना असरअंदाज होता है? जो अल्लाह की तरफ से हमारा जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग जो सिस्टम है ना, वो अल्लाह की तरफ से बना हुआ है। वो तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हर बॉडी, इंसानी बॉडी का ये टेम्परेचर होता है। जब ये टेम्परेचर एक्सीड करता है इससे, तो मामला जो हैं वो हमारी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं। इन दिनों में देखें आप, गर्मी तकरीबन 48 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है, तो इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जिसमें हीट स्ट्रोक हो गया। मैं आपको हीट स्ट्रोक का बताऊं कि हीट स्ट्रोक, हम इस पे बात स्ट्रोक पे बात करते हैं। तो टेम्परेचर पे बात की थी, तो वैसे नॉर्मल जो टेम्परेचर है इंसानी जिस्म का वो कितना होना चाहिए? नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये नॉर्मल टेम्परेचर है इंसान की बॉडी का। ये सनस्ट्रोक होती क्या है, पहले तो ये बताइए, इसकी क्या वजह होती है, ये इंसानी जिस्म पर कैसे असरअंदाज होती है? वेरी गुड क्वेश्चन। हीट स्ट्रोक का मैं आपको सिंपल अपने नाज़रीन को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हीट स्ट्रोक, आपने सुना होगा कि जी हार्ट अटैक, दिल का दौरा, तो ये हीट स्ट्रोक ये गर्मी का दौरा है। ये भी जानलेवा हो सकता है जिस तरह हार्ट अटैक, दिल का दौरा होता है। आप इससे कंपेयर करें, इसकी जो इम्पोर्टेंस है इसमें से अंदाज़ा लगाएं कि ये गर्मी का दौरा है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है वो इसमें डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे एक्सीड कर जाता है। जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर, बाहर का नहीं, बॉडी का टेम्परेचर जब ये एक्सीड करता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज़्यादा, या फ़ारेनहाइट में देखें, आपने सुना होगा जी इसको 103 104 बुखार है, तो ये जाता है हीट स्ट्रोक की तरफ। ठीक। और गर्म मौसम में अगर किसी का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 103-4 हो जाए, तो उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं हीट स्ट्रोक के। अब मैं बात बताऊं कि हीट स्ट्रोक में होता क्या है। हीट स्ट्रोक में ये होता है कि दो किस्म के हीट स्ट्रोक होते हैं। एक होता है कि एक्सटर्शनल हीट स्ट्रोक, दूसरा होता है नॉन एक्सटर्शनल। ये दो किस्म के हीट स्ट्रोक होते हैं। और जो एक्सटर्शनल हीट स्ट्रोक होता है वो होता है यंग एज में। यंग एज में किन लोगों को होता है? वो लोग जिनका काम बाहर होता है, जिस तरह कोई लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, या हमारा लेबर तबका है जो बाहर दिन गर्मी में सूरज के नीचे अपना मजदूरी करते हैं, या जो मार्केटिंग करते हैं, या जिनको एक्सपोजर ज़्यादा होता है सनलाइट का, उसमें ये एक्सटर्शनल हीट स्ट्रोक होता है। और दूसरा होता है नॉन एक्सटर्शनल। नॉन एक्सटर्शनल हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि ये ओल्ड एज में होता है या बच्चों को होता है। अभी जो ओल्ड एज का है वो काम तो नहीं करेंगे, ना बच्चे काम करेंगे। उनको क्यों होता है कि वो या तो ज़्यादा हीट में रहते हैं या सूरज की काम नहीं करते, मगर वो सूरज का जो एक्सपोजर है, सन एक्सपोजर उनमें ज़्यादा होता है। तो इसकी जो अलामत है वो मैं आपको बात बताऊं कि इसमें पहली अलामत है कि आपका जो फीवर है वो 103 104 होगा। दूसरी बात ये होगी कि उसमें नाजिया वोमिटिंग होगी। मरीज कंप्लेन करेगा कि मेरे सर चकरा रहा है और उल्टी आ रही है। तीसरा क्या होगा कि सांस का फूलना। चौथा इसमें क्या होगा कि इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा। तो इनको ये बिल्कुल, अगर टाइमली अगर ये ट्रीट हो जाए, इसको फर्स्ट एड मिल जाए पेशेंट को, देन तो इट्स ओके। और उसकी फर्स्ट एड में जो चीज़ें आती हैं कि आप निमकोल का इस्तेमाल करें, ORS, आप मशरूबात का इस्तेमाल करें। और मैं तो ये मशवरा दूंगा आपके तवस्सुल से आवाम को कि आम दिनों में भी अगर आपका काम फील्ड का है, मार्केटिंग का काम है, तो आपके पास और कुछ ना हो, एक ORS की बोतल आपके जेब में पड़ी हो, वो आप इस्तेमाल करते हैं। डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेंगे, आपको ये हीट स्ट्रोक का मसला नहीं बनेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सनस्ट्रोक से बचाव के लिए जो फर्स्ट एड है उसको फौरी तौर पर क्या इस्तेमाल करना चाहिए? इसमें ये है कि अगर कोई बाहर काम कर रहा है अंडर दी
हीट ऑफ सन, अगर उसको ये अलामत हो जाती है, उसका बुखार 103 और 104 तक आ जाता है, तो फौरी तौर पे फर्स्ट जो एड है और फर्स्ट जो इंडिकेशन है वो ये है, अगर वो धूप में है तो उसको ठंडी जगह पे बिठाएं। अगर ठंडी जगह पे नहीं आप बिठाते या अवेलेबल नहीं है तो उसको सूरज की जो रोशनी है या सूरज की जो गर्माइश है उसे साइड कर लें, किसी छांव में बिठा दें, किसी दरख्त के नीचे बिठा दें ताकि वो उसे प्रिवेंट करे। फर्स्ट एड ये जो है पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप उनको मशरूबात इस्तेमाल करवाएं, ORS पिलाएं उनको, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि अगर इससे, और तीसरी बात ये है कि उनको ठंडी पानी की पट्टियां करें, उसको ठंडे पानी से नहलाएं। ये फर्स्ट एड है इसका, हीट स्ट्रोक का। और उसके बाद अगर चीज़ें ज़्यादा डिटोरिएट कर रही हैं तो उसको शिफ्ट करें आप हॉस्पिटल में, ताकि उसकी वहाँ पे IV लाइन मेंटेन हो, उनको फ्लूइड चले, और ये बिल्कुल रिकवरेबल है। अगर टाइमली ट्रीटेड इट इज़ रिकवरेबल, इफ़ नॉट टाइमली ट्रीटेड इट इज़ लीदल, ये जानलेवा साबित हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम सनस्ट्रोक पे बात कर रहे हैं, तो ये जो निमकोल का इंसानी जिस्म पर जो किरदार है, ये बताइए कि गर्म मौसम में निमकोल कितना इस्तेमाल करना चाहिए? यस, अभी आप देख लें कि ORS, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अपने नाज़रीन को भी ये बताना चाहूँगा कि ORS ये मुखफ़िफ़ है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। एक होती है डिहाइड्रेशन के, पानी की कमी हो गई, एक होती है रिहाइड्रेशन के, उसको डिहाइड्रेशन को ओवरकम कैसे किया जाए। उसमें होता है कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, उसकी जो कंपोजिशन है उसमें क्या है कि नाइट्रम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, ग्लूकोज है उसमें, ठीक है। तो ये वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो डिहाइड्रेशन की वजह से कम हो जाते हैं, ORS के इस्तेमाल से वो बिल्कुल पूरे हो जाते हैं। और इसमें ये है इंडिकेशन है कि ORS जितना आप पी सकें आपको फ़ायदा है, उसमें नुकसान कोई भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंध में आपका बचपन गुजरा, तालीम वहाँ से हासिल किया आपने, तो वहाँ की याद तो आती होगी आपको? बचपन का जो दौर है वो इंसान किस लेवल पे भी पहुँच जाए वो बचपन बंदा भूल नहीं सकता। बचपन के जो यार दोस्त है उनको कभी भी भूल नहीं सकता। अब ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया की वजह से जो कम्युनिकेशन गैप है वो इक्वल टू ज़ीरो हो गई है। तो मैं अपने जो बचपन के दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, उनसे मैं इन टच रहता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी शादी पंजाब में हुई कि या सिंध में? मेरी शादी सिंध में से हुई है। माई वाइफ इज़ माई फर्स्ट कज़न, और मैं शादी करके मैं अपनी फैमिली यहाँ पे सेटल की हुई है। और माई जो रेस्ट ऑफ माई फैमिली है, माई एल्डर ब्रदर इज़ आल्सो डॉक्टर, माई यंगर ब्रदर जो मुझसे छोटा है, वी आर 3 ब्रदर्स इन फैक्ट। तो मुझसे जो बड़ा है वो डॉक्टर है, ही इज़ वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ सिंध और देयर शिकारपुर। जो छोटा है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ही इज़ वर्किंग इन इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो वो मेरी जो रेस्ट ऑफ फैमिली है वो मेरी वहाँ सिंध में ही सेटल्ड है, और वो मेरे पास आते रहते हैं। वो ये गर्मियों की जो छुट्टी होती है जून जुलाई, उसमें वो पूरी फैमिली मेरे पास यहाँ पे आ जाती है। और यकीन माने दे enjoyed a lot the atmosphere of Punjab. They enjoyed the atmosphere of Janawala. They enjoyed the respect giving by the people of the Janawala. तो वो बड़ा enjoy करते हैं इस चीज़ को। और जो हमारी जो कम्युनिकेशन गैप थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़त्म हो गई है। और मैं हर साल यहाँ पे जनावाला में 7 दिसंबर को मैं सिंधी पंजाबी भाई भाई कल्चर डे जो अरेंज करता हूँ, जिसमें हमारे सिंध के जो डॉक्टर यहाँ पे सेटल्ड हैं या सिंध की जो फैमिलीज यहाँ पे सेटल्ड हैं, और हमारे लोकल जो भाई हैं जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, जनावाला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो विद फैमिलीज हमारे पास आते हैं। तो हम दोनों मिलके सिंधी पंजाबी कल्चर डे एवरी 7th ऑफ द दिसंबर एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, शादी की बात चल रही थी, तो शादी किस सन में आपकी हुई है? मैंने शादी की है 2013 में। 2013 में आपकी शादी हुई है। माशाल्लाह 14 साल आपको पंजाब में रहते हुए हो गए हैं। तो माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास जी माशाल्लाह 2 बेटे हैं। एक स्कूल गोइंग है, उसकी उम्र 5 साल है, एक 2 साल का है। अच्छा, बच्चे जो हैं उनको सिंधी बोलना आती है कि वो उर्दू पंजाबी जैसे यहाँ का कल्चर है? बच्चे तो अभी दूर की बात है, मैं खुद सिंधी बोलना भूल गया हूँ।
यहाँ का मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि यहाँ का जो कल्चर है आई एडमायर अ लॉट। यहाँ के जो लोग हैं, मैं ऑन स्क्रीन ये पैगाम देता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द लव, द रेस्पेक्ट आई गेन फ्रॉम दिस लोकल पीपल, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग बिफोर। और इनका प्यार मोहब्बत जितनी मेरी ज़िंदगी है मैं पूरी ज़िंदगी याद करूँगा और इनको एडमायर करता रहूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, फुर्सत के लम्हात में कैसे वक्त गुजारते हैं? मुतालिया करते हैं या मूवीज़ वगैरह देखते हैं? एक तो फुर्सत का जो टाइम है वो हमारे पास होता बहुत कम है, क्योंकि जो लाइफ है वो बहुत बिजी लाइफ है। क्योंकि आप देख लें कि मैं 2 सेटअप कर रहा हूँ, सर्जिकल सेटअप है जहाँ पे 24/7 हम क्लेम करते हैं कि हम फैसिलिटी दे रहे हैं, और उसके बावजूद अगर कोई लगे टाइम मुझे मिल जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी फैमिली के साथ उसको स्पेंड करूँ या अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, शेर व शायरी और मौसीकी से कितना लगाव है आपका? शेर व शायरी में हज़रत अल्लामा इकबाल की शायरी बहुत सुनता हूँ और उसको लाइक भी करता हूँ। तो हमारे नाजरीन के लिए को जो आपको पसंद है डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का शेर, वो हमारे नाजरीन के लिए। उसका एक बड़ा शेर मुझे बहुत, उसमें एक मैसेज भी होता है, मैसेज, क्योंकि इकबाल की जो शायरी है उसके हर शेर में एक मैसेज है। तो एक शेर में बहुत लाइक करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा है क्या। अच्छा डॉक्टर साहब, शायरी के साथ मौसीकी से कितना लगाव है? मौसीकी से मैं बहुत कम ही सुनता हूँ मौसीकी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता और मैं इतना ज़्यादा लाइक मौसीकी को नहीं करता। कॉलेज लाइफ में जब आप स्टूडेंट थे तो उस वक्त आपको शौक था मौसीकी का? कॉलेज लाइफ से लेके ही मौसीकी का शौक मुझे इतना ज़्यादा नहीं रहा। मैं स्कूल लेवल से अपने स्पीचेस को लाइक करता था, जो मैं ऑलवेज जो स्कूल की तरफ से एज जो कंपटीशन कोई हमारे होते थे, डिबेट कंपटीशन होते थे, उनमें मैं हमेशा अपने स्कूल को, अपने कॉलेज को, अपने यूनिवर्सिटी को हर लेवल पे रिप्रेजेंट करता था। तो कोई जो आपका आज के माहौल का या उस टाइम का जो गाना आपको पसंद है या था, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए गुनगुना दें। एक गाना जो सॉन्ग था इंडियन का, वो मुझे है बहुत पुराना है मगर वो मुझे पसंद बहुत है और आई लाइक्ड इट, और अभी भी कभी कभार मेरा जो टाइम मिल जाता है तो मैं सुनता हूँ। वो मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करूँगा कि जैसे दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपकी मुलाकात अपने मेहमान डॉक्टर अरफान अहमद शेख साहब से करवाई। हमने इनसे इनके हालात ज़िंदगी के साथ साथ इंसानी सेहत पर भी बात की। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारे YouTube चैनल 50 न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे प्रोग्राम के मुतल्लक ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।